हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका क्रिएटिव एमपी में। एक्चुअली कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मुझे बहुत सारा काम था, बट आज हमारा राजवंश कंप्लीट हो गया है। जो भी वीडियो देखेगा वो जाके प्लेलिस्ट से राजवंश कंप्लीट कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं गोंडवाना रियासत, जिसमें कि प्रेम में भी पूछता है। और ये देखिए मेंस का कंटेंट है, तो आप चाहें तो आप मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और प्री में तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा, जो पूछेगा इसके अंदर ही पूछेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गोंडवाना रियासत अपनी। तो गोंडवाना रियासत ये कैसी रियासत है? तो ये मध्यकालीन रियासत है एक तो, ठीक है। वैसे भी जितनी भी रियासतें हैं वो मध्यकालीन ही होंगी, अकबर बाबर के टाइम से स्टार्ट हुई हैं। बाकी जो ये राजवंश हमने देखा था वो हमारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, उसके बाद रियासतें आती हैं तो वो अकबर बाबर के टाइम पे चल रही होती हैं, ठीक है। गोंडवाना रियासत किसे कहते हैं? तो यहाँ पे गोंड जनजाति रहती थी बेसिकली, तो इस वजह से ये गोंडवाना रियासत कहलाया। तो गड़ा राज थे, मतलब गोंडवाना को गड़ा राज भी बोल देते थे, जो जबलपुर के आसपास का, ठीक है। इसे गढ़ कटंगा भी कहते थे, ऐसा मुगल काल के आईन अकबरी में, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, आईन अकबरी में लिखा है कि इसे गढ़ कटंगा भी करते थे। गढ़ मंडला मराठों के साइम और अंग्रेजों के साइम से इन्हें कहते थे, और गोंडवाना रियासत या गोंडवंश, ठीक है। तो गढ़ मंडला मराठों के समय, अंग्रेजों के टाइम पे, गढ़ कटंगा मुगल कालीन के समय पे, गोंडवाना रियासत तो प्रेजेंट टाइम पे है ही, मतलब थी ही, अभी तो क्या ही है। अब इनका टाइम देख लेते हैं। इनकी टाइम क्या थी कि 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है, ठीक। क्षेत्र क्या है इनका? क्षेत्र है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश। तो मैं आपको इस मैप में दिखा देती हूँ। ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, तो दोनों मिल जाएंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएंगे। उसके ऊपर बघेल था, बघेल रियासत, उसके ऊपर बुंदेला रियासत, इधर मालवा सल्तनत थी। तो ये हमारा दक्षिण पूर्व में ये गोंडवाना रियासत थी। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी गढ़ा, ठीक है। 5 राजधानियाँ थी क्या? फर्स्ट तो इनकी गढ़ा राजधानी होगी। संस्थापक कौन थे? तो यादव राय थे, ठीक है। ये जाति कौन थी? तो गोंड जनजाति का था, ठीक है, इसलिए गोंडवाना रियासत कहलाया उनकी जाति के आधार पे। जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि हमें किस स्रोत से गोंडवाना रियासत के बारे में पता चलता है, वो देख लेते हैं। एक है गणेश नृत्य वर्णम, जो कि रूपनाथ झा ने लिखा है। गजेंद्र मोक्ष लक्ष्मी प्रसाद का है। अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखा है, यहाँ से भी पता चलता है। कर्नल स्लीमैन का है, 1837 का लेख है, जिनमें वो गोंड वंश की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें गोंड वंश के बारे में पता चलता है, ठीक। जैसे ये मतलब साहित्य में तो पूछ सकता है, हमारे प्री में भी पूछ सकता है कि गजेंद्र मोक्ष किसकी पुस्तक है, तो हमें याद होना चाहिए कि लक्ष्मी प्रसाद की है। और आईन अकबरी तो सबको याद ही है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। अब देखते हैं ऐसे कौन से अभिलेख हैं। देखिए, अभिलेख में से तो आपका पक्का है कि प्री में बनेगा ही बनेगा। तो हम अभिलेख में देखते हैं कि ऐसे कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें गोंडवाना रियासत के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। एक है रामगढ़ अभिलेख, सॉरी रामगढ़ नहीं, रामनगर अभिलेख, ठीक है, मंडला में है। ये हृदय साय ने यहाँ पे 54 गुणों की सूची दी है, ठीक है, हृदय साय का है। रामनगर अभिलेख मंडला में, ठीक है। ठरका अभिलेख जो कि दमोह में है, इसमें 1513 में अमहड़ दास ने गद्दी पे बैठे थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि ठरका कहाँ पे है अभिलेख? तो दमोह में। ठरका अभिलेख दमोह में, ठीक है। धुनका अभिलेख दरभंगा, ठीक, दरभंगा आपका बिहार में पड़ेगा। धुनका अभिलेख, इसमें महेश ठक्कर की जानकारी मिलती है। ये पहले गोंड दरबारी थे। तो अब ये याद रखिएगा कि महेश ठक्कर किससे संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि गोंड दरबारी हैं, ठीक है। और धुनका अभिलेख में पता चलता है। धुनका अभिलेख कहाँ है? तो बिहार में पड़ेगा, क्योंकि दरभंगा बिहार में ही है। उसके बाद है कि पुल सत्यवंशी स्वयं को गोंड बोलते थे, ठीक है। जो गोंड थे ये स्वयं को पुल सत्यवंशी बोलते थे, ठीक। इनके प्रमुख शासक देख लेते हैं। एक यादव राय, ये संस्थापक हैं गोंड वंश के। उसके बाद आते हैं खरजी, गोरसदास और संगीन दास।
इन तीनों की जानकारी हमें अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलती है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़े राजा नहीं थे, मतलब छोटे छोटे राजा थे, इसलिए इनका कुछ ऐसा काम भी नहीं है, तो हम इसको क्या ही पढ़ें। बस हमें नाम याद होना चाहिए कि खरजरी, गोरस दास और संगीन दास की जानकारी कहाँ मिल रही है, तो अबुल फजल के आईने अकबरी में मिल रही है। ठीक है, संगीन दास के बारे में कहा गया है कि इनके पास 500 घुड़सवार और 60,000 पैदल सेना थी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अर्जुन दास। अब अर्जुन दास की स्टोरी देखते हैं। तो अर्जुन दास के बारे में हम देखते हैं। अर्जुन दास के 2 पुत्र थे, एक अमर दास थे, एक जोगी दास थे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अमर दास होते हैं वो काफ़ी क्रांतिकारी होते हैं, तो अर्जुन दास को वो पसंद नहीं होते। तो अर्जुन दास क्या करते हैं कि उनको बाहर निकाल देते हैं, मतलब देश निकाला करवा देते हैं गोंडवाना रियासत से। फिर ये क्या करते हैं कि ये बघेल वंश के वीर सिंह देव के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको संरक्षण मिल जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। फिर वीर सिंह देव कहीं गए होते हैं, मतलब किसी युद्ध वगैरह पे गए होते हैं, अमरदास को मौका मिलता है, वो बघेल वंश की सेना लेके जाते हैं, जोगीदास और अर्जुन दास को मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वयं गोंड वंश के राजा बन जाते हैं। तो ये वापस से क्या बोलते हैं, गद्दी गोंड वंश की अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें अमरदास को ही फिर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तो इनका क्या बोलते हैं 52 गढ़ जीते थे, जिस वजह से इन्हें 52 गढ़ापति भी कहते हैं। ये तो हम सबको ही पता है, जो भी MBBS पढ़ रहा है तो उसको तो पता ही होगा कि 52 गढ़ाधिपति किसे कहते हैं, तो अमरदास को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उपाधि क्या ली थी, इन्होंने उपाधि संग्राम शाह की ली थी 1531 में। ठीक है, और ये उपाधि किसने दी थी, तो गुजरात के बहादुर शाह ने दी थी। ठीक, उसके बाद ये क्या करते हैं कि छिंदवाड़ा में टकसाल गृह बनाते हैं, छिंदवाड़ा के देवगढ़ में ये टकसाल गृह बनवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसमें स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं, जिसे पुलत्स्य वंशी प्रकार के सिक्के कहते हैं। जो ये इनके सिक्के रहते हैं, अमरदास के सिक्के जो रहते हैं उसको पुलत्स्य वंशी प्रकार के सिक्के कहते हैं। ठरकरा अभिलेख दमोह में इनके बारे में जानकारी मिल रही थी। ये देखिए कि अमरदास 1513 में गद्दी बैठते हैं। ठीक है, फिर इनकी रचना है एक रत्न रत्नमाला। अब यही आपसे पूछ दे प्री में कि रत्न रत्नमाला किसकी रचना है, तो हमें याद पता होगा कि अमरदास की है। इनके दरबारी थे दामोदर ठक्कर, इनकी भी 2 पुस्तक वो भी पूछ सकता है कि संग्राम शाही विवेक दीपिका किसकी पुस्तक है, तो दामोदर ठक्कर की पुस्तक है। या फिर दिव्य निर्णय किसकी पुस्तक है, तो दामोदर ठक्कर की। पुस्तकें याद रखिएगा और अभिलेख याद रखिएगा प्री के लिए। बेसिकली जब आपको स्टोरी पता होती है तो फिर बार बार उसको देख के पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, और जो फैक्ट होते हैं याद ही करना पड़ेगा। जैसे रत्न रसमाला है, हमें याद करना ही पड़ेगा कि रत्नमाला किसकी है, अमरदास की। तो आम से याद रख लीजिएगा, रस निकल रहा है। ठीक है, उस वो रत्नमाला ऐसे यार कुछ ट्रिक तो बना के पढ़ना ही पड़ेगा। दामोदर ठक्कर का है संग्राम शाही विवेक, तो संग्राम जी के वो थे, दरबारी थे, तो इसलिए उन्होंने संग्राम शाही विवेक दीपिका लिख दी और दिव्य निर्णय लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इनके बाद इनके निर्माण कार्य इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्री के लिए तो बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि सिंगौरगढ़ का किला। ठीक, सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है, दमोह में। संग्रामपुर नाम का नगर बसाया दमोह में। चौरागढ़ किला नरसिंहपुर में बनवाया। जबलपुर में देखिए क्या क्या बनवाया, संग्राम शाह तालाब बनवाया, बजनवा मठ बनवाया, भैरव जिसको भैरव मंदिर भी कहते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित है। मदन महल का निर्माण कराया। बाद में जो मदन महल, आप सोचिए कि मदन महल अगर देखा जाए तो बनवाया किसने है, अमरदास ने, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत मदन शाह करवाते हैं, इसलिए इनका नाम उस जो मदन महल था इसलिए उसका नाम मदन महल पड़ गया। मतलब इसका निर्माण कौन करवा रहा है, तो अमरदास, लेकिन बाद में मरम्मत मदन शाह करवा रहे हैं, इसलिए उसका नाम मदन महल पड़ गया। ठीक, अब अमरदास के बाद नेक्स्ट राजा हैं दलपति शाह। ठीक, तो दलपति शाह क्या है, तो ये गढ़ा से
सिंगौरगढ़ राजधानी लेके आते हैं। ये सेकंड राजधानी परिवर्तन हो गया। पहले था गढ़ा, ठीक, जो यादवराव ने स्थापित किया था। उसके बाद दलपति शाह गढ़ा से सिंगौरगढ़ दमोह में लेके आते हैं, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार ये सिर्फ 7 वर्ष तक ही शासन किए थे, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनकी शादी किससे हुई थी? तो दुर्गावती के साथ हुई थी, जो कि एक चंदेल राजकुमारी थी। फिर दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बन के शासन करती हैं, ठीक। तब यहाँ पे क्या है कि वीर नारायण काफ़ी छोटे हैं, तो सारा काज जो भी है, काम जो भी कौन संभाल रहा है? तो रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के दरबार में कौन था? तो कबीरवंती संत एक थे, बाबा कपूर साहिब। तो यही पूछ लेगा कि बाबा कपूर साहिब किसके दरबार में थे, तो हमें याद होना चाहिए दुर्गावती के टाइम पे, ठीक। अब केशव लोग आदि थे, इनकी 2 पुस्तक हैं, नृसिंह चंपू और मीमांसा पाठ प्रकाश, मीमा सार्थ प्रकाश, यार सॉरी मीमा सार्थ प्रकाश, ठीक। नृसिंह चंपू, मीमा सार्थ प्रकाश। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बोलते बोलते आपकी जबान लड़खड़ा जाती है, आपको समझ में नहीं आता बोलना क्या है। मेरे साथ बहुत होता है। वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण के 5 वर्ष के पुत्र थे, जो वही है जो मैंने आगे बना कि ये संरक्षिका बन के शासन करती हैं, ठीक है। अब इनके राजपुरोहित, प्रधानमंत्री और सेनापति देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी नाम दे के पूछ सकते हैं कि किसके दरबार में थे। इनके राजपुरोहित कौन थे? तो मान ब्राह्मण थे, ठीक। प्रधानमंत्री कौन था? तो आधार कायस्थ थे, ठीक। सेनापति कौन था? तो लक्ष्मण सिंह बैस थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार पूछा था ना कि इनके सेनापति कौन थे, प्री में ही पूछा हुआ है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वैसे इनके भी सेनापति पूछ सकता है कि लक्ष्मण सिंह बैस किसके सेनापति थे। बोधन दोवा वाला पूछा था, याद है? तो ये भी पूछ सकता है कि लक्ष्मण सिंह बैस किसके सेनापति थे, तो दुर्गावती के। आधार कायस्थ प्रधानमंत्री थे, मान ब्राह्मण राजपुरोहित थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक पहले तो गढ़ा थी इनकी राजधानी, फिर दलपति शाह तो गढ़ा से सिंगौरगढ़ लेके गए, लेकिन बाद में दुर्गावती जो होती हैं वो राजधानी सिंगौरगढ़ से लेके चौरागढ़ परिवर्तित करती हैं। दुर्गावती जी चौरागढ़ ला देती हैं राजधानी। तो कौन सी हो गई? एक गढ़ा हो गई, फिर सिंगौरगढ़ हो गई, फिर चौरागढ़, ये 3 राजधानियाँ हो गई, ठीक। अब दुर्गावती के सैनिक अभियान देख लेते हैं, जो कि हमारे आईने अकबरी के अनुसार है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक अफ़गान थे जिनको बोलते हैं मियाना अफ़गान, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान के थे, ठीक। ये आक्रमण करते हैं दुर्गावती पे, ठीक, लेकिन वो दुर्गावती से पराजित हो जाते हैं। फिर वो उनके वफादार बन जाते हैं, मतलब रानी दुर्गावती के, ठीक। उसके बाद होता है कि 1556 और 1562 2 बार जो मालवा सुल्तान होता है बाज बहादुर, वो 2 बार इनके ऊपर आक्रमण करता है दुर्गावती को। वो सोचता है कि लेडी हैं तो हम आक्रमण कर देते हैं, हम जीत जाएंगे, फिर गोंडवाना रियासत हम अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रानी दुर्गावती कौन थी, स्वयं दुर्गा थी। तो 1556 और 1562 में ये उन पर आक्रमण करता है और हार जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 1564। 1564 में क्या होता है कि अकबर अपना सेनापति, अकबर का सेनापति कौन होता है? आसफ खां, भेजता है दुर्गावती से लड़ाई करने के लिए। तो आसफ खां और दुर्गावती के बीच में कौन सा युद्ध होता है? नरई नाला का युद्ध। कब हो रहा है? 1564 में। देखिए, ये तो प्री में बिल्कुल पूछ सकता है कि नरई नाला का युद्ध, एक तो पूछ दिया कि कब हुआ, ठीक, 1564 में। एक पूछ देगा कि नरई नाला का युद्ध किन के बीच में हुआ, तो हमको लगेगा कि यार अकबर ने वो किया था अटैक, बट अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था। आसफ खां था और दुर्गावती था। अगर वैसे देखा जाए तो वैसे तो अकबर और दुर्गावती थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नरई नाला का युद्ध कब हो रहा है? 1564 में। क्योंकि बहुत छोटा फैक्ट पूछ देता है, जो कि हमें लगता है कि नहीं अरे ये तो हमें आ रहा था, हम कैसे गलत कर दिए, ये ऐसे ही गलत हो जाते हैं, ये इजी क्वेश्चन जो गलत होते हैं हमारे, ठीक है। इन रानी के हाथी का नाम क्या था? सरमन, ठीक है। और उस जो हाथी का महावत था उसका नाम क्या था? आधार सिंह बघेला, याद रखिएगा। अब देखते हैं रानी के दरबार में विद्वान कौन कौन थे। तो महेश ठक्कर जी थे, क्या लिखते हैं? ये तिथि तत्व चिंतामणि लिखते हैं, ठीक।
यही पूछ दे कि तिथि तत्व चिंतामणि किसकी पुस्तक है, तो महेश ठक्कर की है। ठीक। पद्मनाभ भट्टाचार्य, ये क्या कौन सी पुस्तक लिखे हैं? दुर्गावती प्रकाश लिखे हैं, वीर चंपू लिखे हैं, समयावलोक लिखे हैं। अब ये आपको पूछ दे कि मेरे को तो इन दोनों पे लग रहा है, दुर्गावती प्रकाश और समयावलोक। ये पूछ दे कि समयावलोक किसकी कृति है, तो हमें याद होना चाहिए पद्मनाभ भट्टाचार्य की है। ठीक है। उसके बाद है गोप महापात्र और नरहरि महापात्र थे। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है कि जो तोमर वंश में वीर सिंह राजा थे ना, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वीर सिंह अवलोक, तो वो मैं यहाँ पे लिख दी थी, वहाँ पे भूल गई थी। तो ठीक। गोप महापात्र और नरहरि महापात्र भी थे इनके दरबार में। अब इनके निर्माण कार्य का देख लेते हैं रानी दुर्गावती के। ये जबलपुर में क्या बनवा रही हैं? आधार ताल बनवा रही हैं, रानी ताल बनवा रही हैं, चेरी ताल बनवा रही हैं। ठीक है। महेश ठक्कर जबलपुर में क्या बनवाए हैं? ठीक है, ये ठाकुर ताल बनवाए हैं, तिरहुतिया ताल बनवाए हैं, महेशपुर ग्राम बनवाए हैं। ठीक है, महेश ठक्कर जी रानी दुर्गावती के टाइम पे। लेकिन अगर महेश ठक्कर जी ने बनवाया, लेकिन कार्य तो रानी दुर्गावती का ही कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बनवा रहे हैं जबलपुर में? ठाकुर ताल, तिरहुतिया ताल, महेशपुर ग्राम। ठीक। उसके बाद नोट देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र, इसमें क्या है कि विट्ठलनाथ गढ़ आए थे तो रानी, अच्छा इसमें क्या है अब मैं बता देती हूँ कि जो वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ गढ़। वल्लभाचार्य को हम जानते हैं कि बड़े महान संत थे। ठीक है, इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। जब ये गोंड रियासत में आते हैं तो रानी इनको 108 गांव दान में दे देती हैं। अब देखिए रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई नरेला युद्ध में लड़ते लड़ते, वीर गति को प्राप्त हुई। उनके बाद कौन बन रहा है, क्या बोलते हैं, शासक? तो देखिए अमरदास के पुत्र दलपति शाह भी थे और चंद्र शाह भी थे, तो इनके बाद चंद्र शाह गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है। नरेला युद्ध के पश्चात अकबर से ये गोंडराज पुनः हासिल कर लेते हैं और 10 गढ़ जो होते हैं वो अकबर को भेंट देते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। देखिए अब नरेला का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि रानी को अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। लेकिन जब रानी की डेथ हो गई तो फिर चंद्र शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की और 10 गढ़ भी दे दिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह बघेलों पर आक्रमण करने वाले फर्स्ट शासक थे। बस इनका इतना ही इम्पोर्टेंस है कि ये बघेलों पर आक्रमण करने वाले पहले शासक थे, इससे ज़्यादा इनका कुछ भी नहीं है। फिर अब हम देख लेते हैं प्रेम शाह। प्रेम शाह ने क्या किया? प्रेम शाह चौरागढ़ पर आक्रमण मतलब इनके टाइम पे बुंदेला जो राजा था जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है, वो चौरागढ़ पर आक्रमण करता है और प्रेम शाह की हत्या करवा देता है। कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे मधुकर शाह के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये बघेलों पे आक्रमण कर रहे हैं, इनके पास बस इतना काम था। उसके बाद आते हैं प्रेम शाह। प्रेम शाह क्या किए कि प्रेम शाह के टाइम पे ये हुआ कि जो बुंदेला राजा जुझार सिंह है वो चौरागढ़ पर आक्रमण करता है और प्रेम शाह की हत्या करवा देता है। ठीक। उसके बाद कौन आता है? हृदय शाह, जो कि प्रेम शाह के भाई थे। ठीक है। ये क्या करते हैं? राजधानी परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि आपका चौरागढ़ पे तो वैसे भी बुंदेला ने वो कर दिया था आक्रमण, तो वो सोचते कि वापस से बार बार आक्रमण होंगे, इसलिए राजधानी परिवर्तित कर दो। तब देखिए राजधानी क्या हो गई थी हमारी? गढ़ा थी। गढ़ा के बाद सिरोगढ़ था, फिर चौरागढ़। अब चौरागढ़ से कहाँ आ गया? मंडला, रामनगर जो कि मंडला में है। ठीक है, चौरागढ़ से रामनगर। मंडला में कौन राजधानी ला रहा है? शाह, हृदय शाह ला रहे हैं। तो राजधानी कौन कौन परिवर्तित किया था? एक तो यादव राज के टाइम पे वो गढ़ा थी। ठीक है, दलपति शाह परिवर्तित करते हैं, गढ़ा से सिंगौरगढ़ लाते हैं। फिर उनकी जो पत्नी होती हैं रानी दुर्गावती, वो सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ लाती हैं। ठीक है, अब हृदय शाह परिवर्तित कर रहे हैं, चौरागढ़ से रामनगर ला रहे हैं मंडला में। ठीक है, उसके बाद ये रामनगर अभिलेख भी लिखवाते हैं जो कि मंडला में, इसमें 54 गौड़ शासकों की ये सूची देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये महोबा में पनसीरियों को बुलाया पान की खेती हेतु। ठीक है, हृदय शाह पनसीरियों को बुलाया महोबा में पान की खेती हेतु। इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं, जो कि बेसिकली हमारे मंडला में ही है। ठीक है, क्या किए हैं? बादल महल बनवाए हैं, बेगम महल बनवाया, राय भगत की कोठी बनवाई है हृदय शाह ने। बादल महल कहाँ पे है? मंडला में है। बेगम महल मंडला में, राय भगत की कोठी मंडला में। कौन बनवा रहा है? तो हृदय शाह बनवा रहे हैं। ठीक है, हृदय शाह पर आक्रमण कौन करता है?
पहाड़ सिंह बुंदेला, ठीक है, और चौरागढ़ छीन लिया, इसलिए हृदय शाह अपनी नई राजधानी बसाते हैं। ओके, तो मतलब ये पहाड़ सिंह को आदेश कौन दिया था? तो शाहजहाँ ने आदेश दिया था कि जाओ के हृदय शाह पे आक्रमण कर लो और उनकी जो राजधानी है चौरागढ़ उसको छीन लो, ठीक है। तो पहाड़ सिंह बुंदेला आते हैं, फिर इनकी राजधानी चौरागढ़ छीन लेते हैं हृदय शाह पे आक्रमण करके, फिर वापस से हृदय शाह अपनी नई राजधानी बनाते हैं रामनगर, ठीक है। हृदय शाह संगीतकार भी थे। इन्होंने तो संगीत पे 2 पुस्तकें लिखी थी, एक हृदय कौतुक लिखी थी, एक हृदय प्रकाश लिखी थी। तो ये हृदय से तो आ जाएगा कि हृदय शाह है, लेकिन और कुछ नाम लिख दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अच्छा याद ही कर लेते हैं। हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, हृदय शाह। उसके बाद आते हैं राजा छत्रसाल। छत्रसाल के टाइम पे क्या होता है कि जो बुंदेला राजा होते हैं वो छत्रसाल होते हैं, और मुगल में कौन होता है? तो औरंगजेब होता है। इनके समय में क्या होता है? गुजरात से प्रणामी समुदाय के संत प्रणयनाथ आए और औरंगजेब से हिंदू धर्म को बचाने हेतु, लेकिन छत्रसाल ने साथ देने से मना किया। मतलब एक संत थे, मैं अब स्टोरी बना देती हूँ कि गुजरात के एक प्रणामी समुदाय के एक संत थे जिनका नाम था प्राणनाथ, ठीक। उस टाइम पे आपको तो पता ही है कि औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ था, ठीक है। प्राणनाथ आते हैं छत्रसाल के पास कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम हिंदू धर्म को बचा सकें, लेकिन जो छत्रसाल होते हैं वो मना कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? कौन राजा आ रहे हैं? नरेंद्र शाह। उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है छत्रसाल जो होते हैं फिर वो छत्रसाल को मार देते हैं, क्योंकि वो उनकी मतलब हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए वो क्या बोलते हैं सहायता नहीं दी थी, इस वजह से। फिर कौन आता है? नरेंद्र शाह, ठीक है। इसके टाइम पे मराठा कौन होता है? बाजीराव प्रथम होता है इनका समकालीन, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इन पे आक्रमण किया और रामनगर को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। चौथ वसूले और चौथ वसूलने के लिए इन्होंने रघुजी भोसले को नियुक्त किया था, ठीक है। इनकी राजधानी अब रामनगर से मंडला आ गई, ठीक। अब देखिए कौन सी राजधानी हम देख लिए हैं? गढ़ा देख लिए हैं, सिंगौरगढ़ देख लिए हैं, गढ़ा, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, रामनगर, अब मंडला, रामनगर से मंडला ले आए, ठीक है। अब मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने, नरेंद्र शाह ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद राजा हैं महाराज शाह। महाराज शाह क्या है कि मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने आक्रमण किया, पुनः चौथ देना स्वीकार किया। इन्हें लगा कि ये स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन फिर वापस से ये बालाजी बाजीराव इन पे आक्रमण करते हैं और पुनः ये चौथ देना स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा शाह इनका बस इतना ही रोल है। ये लास्ट राजा हैं शंकर शाह। शंकर शाह एक अंतिम राजा हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इनके दरबारी होते हैं गिरधारी लाल, ठीक है। ये विश्वासघात करते हैं, कुछ भी बोल देती हूँ मैं। दरबारी कौन है? गिरधारी लाल। क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं, ठीक है। 52वीं रेजिमेंट क्लार्क से इनकी लड़ाई हुई थी 1857 में, जिसमें यही शंकर शाह और इनके पुत्र होते हैं, उनको तोप की गोली से उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है गोंडवाना रियासत। बघेली जो रियासत है वो थोड़ी लंबी है, बड़ी है, मतलब मेरे ऐसे A4 शीट में वो 4 पेपर पे आई है, मतलब उसके 8 पेज होंगे दोनों साइड। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट कल बघेली रियासत करवाएंगे, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। टाटा, बाय बाय।